हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी मैदान, जो आपका भूगोल का सेकंड चैप्टर का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर का भारत के बारे में जो बताया गया था। पहले हमने हिमालय रीजन देखा, उसके बाद क्या था हमारा उत्तरी मैदान आता है। उत्तरी मैदान के बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। भाई उत्तरी मैदान, सबसे पहले उत्तरी मैदान की लंबाई आती है कितने, उसमें फैला 2400 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और जो इसकी चौड़ाई है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक इसकी क्या है, चौड़ाई है। अगर हम इसका विस्तार देखें, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपका पंजाब से लेकर और असम तक फैला हुआ है, और जिसकी लंबाई दे रखी है 2400 किलोमीटर दे रखी है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जो आपका उत्तरी मैदान है, यह मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। इसको सिंचित करने वाली नदियाँ मुख्य कौन सी आपकी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसकी तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इस मैदान की मृदा कैसी मिलेगी आपको, जलोढ़ मृदा इसमें देखने को हमें मिलती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणियों में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, यानी कि हिमालय के गिरिपाद जो नीचे वाला क्षेत्र था, हिमालय से लगते हुए क्षेत्र के जो जलोढ़ थे, नदियों द्वारा महीनकण शोधों द्वारा इसमें क्या कर दिया गया, जमाव कर दिया गया। आज जिसे आज उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। जो इसका विस्तार है वो कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और उसकी लेंथ 2400, जो आपकी चौड़ाई आपको उसके पहले ही बता दी थी। और ये इतना जलोढ़ होने के कारण तो ये सघन भी होगा, और यहाँ पर जनसंख्या का जो केंद्र है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। उत्तरी पर्वत से निकलने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। जो निक्षेपण है उत्तरी मैदान में, जो नदियाँ हैं वो क्या अपना निक्षेपण में साथ लाए गए महीनकण अवसाद को दूसरी जगह पर निक्षेपित कर देती हैं। नदी के नीचे वाले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। यह नदी अपने निचले भाग में एक गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है, जिससे इनको किसका नाम दिया गया है, इन धाराओं को वितरिकाओं का नाम दिया गया है। जब नदी अपने साथ महीनकण ला रही है तो उसकी अनेक धाराएं उससे क्या विभाजित हो जाती हैं, जिनमें क्या डिस्ट्रीब्यूटरीज को वितरिकाओं का नाम दिया गया है। आगे क्या कहता है इसके अंदर देखो, क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ क्या है, पानी। दोआब का मतलब दो, आब का मतलब क्या है, पानी। जैसे पंजाब है, पंजाब, पंज का मतलब पाँच, आब का मतलब पानी, जिसमें 5 नदियों का पानी लगता है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना, दो प्लस आब अर्थात पानी। इस पर पंजाब में भी 2 शब्द हैं, पंच का अर्थ 5 और आब का अर्थ क्या है, पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में, जिसे पंजाब का मैदान कहा जाता है, सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलुज के द्वारा ये सिंचित होता है। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जैसे हिमालय से निकलती हैं और इस मैदान को सिंचित करती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। फिर है गंगा का मैदान का विस्तार गग्गर, तीस्ता नदियों के बीच है। उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी भाग में विशेषकर क्या है, असम में स्थित है। आगे क्या कहता है, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्य इसको उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। इसको भौगोलिक आकृति के आधार पर इसको मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम क्या आपका, पहला है इसमें बाबर, और दूसरा क्या इसमें तराई, और फिर आता आपका खद्दर और बांगर। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भाई खद्दर क्या आपका, खद्दर के बारे में देखो क्या कहता है, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, जो आपको शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय बताया था, ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिकाओं का निक्षेपण करती है, यानी कि 8 से 16 किलोमीटर में इनका क्या है, निक्षेपण कर रही है जलोढ़ का। आगे क्या कहता है, इससे किसका नाम दिया गया है, बाबर का नाम दिया गया है। सभी सरिताएं इस बाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियाँ पुनः क्या है, निकल आती हैं, यानी कि सभी सरिताएं बाबर के पट्टी में विलुप्त हो जाती है, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है, और इस पट्टी के दक्षिण में एक सरिता और नदियाँ क्या पुनः निकल आती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसके इसका नाम दिया गया तराई। बाबर के
अंदर नदियाँ लुप्त हो रही हैं, तो वही नदियाँ तराई के अंदर बाहर पुण्य निकल के आ रही हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई, दुधवा। फिर है उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। यानी कि जलोढ़ क्या है? जलोढ़ को दो भागों में बांटा गया, खादर और बांगर। खादर क्या है आपका? जहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाए गए महीन कण अवसाद क्या उस क्षेत्र के अंदर जमा हो रहे हैं। और खादर के अंदर क्या है? जहाँ पर आपके नदियों द्वारा लाए गए अवसाद महीन कण उस क्षेत्र तक नहीं पहुँचते, उसको किसका नाम दिया गया है? बांगर का नाम दिया गया है। इसमें क्या कहता है? ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपरी भाग में स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर का नाम दिया गया है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कंकड़। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण क्या होता रहता है। यानी कि हर प्रत्येक वर्ष क्या है? बाढ़ का पानी यहाँ पर निक्षेपित होता रहता है। इसलिए यहाँ उपजाऊ इसलिए क्या है? ये उपजाऊ और तथा गहन खेती के लिए भी आदर्श होता है। फिर बात आती है आपके प्रायद्वीपीय पठार की। अगर चित्र में देखिए हमें प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ तक हमने उत्तरी मैदान देखा जो आपका 2400 किलोमीटर के फैला हुआ था, पंजाब से लेकर असम तक है। और इधर आपका मरुस्थल था, और इधर ये तटीय मैदानों को छोड़ दिया जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेसिकली ये क्या रह जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर रह जाएगा। अब इसके अंदर हम विस्तार से पढ़ते हैं। जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है भाई, उसको क्या है? बांटा गया, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था उसको। एक मध्यवर्ती उच्च भूमि, और एक क्या आपका दक्कन का पठार, एक उत्तर पूर्वीय पठार। अब इनके बारे में हम क्या विस्तार से आगे पढ़ते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो आपकी मध्यवर्ती उच्च भूमि ये है, और नीचे वाले दक्कन का पठार आपका ये, और इधर आपका उत्तर पूर्वी पठार है। और फिर बात आती है आपका ये पूर्वी तट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या आपका पश्चिमी तट है। फिर बात आती है घाट की। ये आपका पूर्वी घाट है, मैप में देखिए आप, ये वाला हिस्सा आपका पूर्वी घाट है, और ये वाला हिस्सा आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक तो यह पठार किसकी आकृति का है? मेज की आकृति का है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूमि जो आपके दक्षिणी गोलार्ध है, जहाँ पर उसको पहले किसका नाम दिया गया था? गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया था। जैसे वैगनर ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया था, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। यहाँ तीसरे भाग का वर्णन नहीं है। जो उत्तर पूर्वी पठार है, यहाँ मुख्य आपको मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार ही बताया गया है। इसके अंदर देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला, उसे मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर आपका क्या कह रहा है? ये नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्यवर्ती उच्च भूमि का नाम दिया गया है। विंध्य श्रृंखला, दक्षिणी में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से गिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान में बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती है। मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व की ओर क्या संकीर्ण है, बिल्कुल नैरो है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस पठार जो पूर्वी विस्तार है बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। आगे क्या दक्षिण का पठार, इससे पहले इसके बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली जो आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि है, उसके अंदर आपकी पहले नंबर पाती है अरावली श्रेणी, दूसरे पर इसी के अंदर पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, नंबर 3 मालवा का पठार, नंबर 4 बुंदेलखंड का पठार, नंबर 5 विंध्याचल बघेलखंड का पठार, नंबर 6 छोटा नागपुर पठार, नंबर 7 मेघालय का पठार। ये सभी क्या मध्यवर्ती
उच्च भूमि के भाग है या उसका विस्तार है। फिर क्या दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के अंदर आपका क्या क्या आता है देखो, सतपुड़ा श्रेणी, महानदी बेसिन, सॉरी दोबारा देखिए आप, सतपुड़ा श्रेणी, नंबर 2 महाराष्ट्र का पठार, नंबर 3 महानदी या छत्तीसगढ़ का पठार या महानदी बेसिन, नंबर 4 उड़ीसा उच्च भूमि, नंबर 5 दंडकारण्य, नंबर 6 तेलंगाना पठार, और नंबर 7 तमिलनाडु का पठार, और नंबर 8 पश्चिमी घाट, और नंबर 9 पर पूर्वी घाट। यहाँ तक आपका क्या है, दक्कन का पठार फैला हुआ है। इसके अंदर हम देखते हैं दक्कन के पठार के अंदर आगे क्या कहता है देखो, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी कि जो नर्मदा नदी के दक्षिण उत्तर में आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि थी और इसके दक्षिण में आपका क्या है, दक्कन का पठार स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला, और जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियाँ मेघालय श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र इन पहाड़ी श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करिए। जैसे कि आपको पहले मैप के अंदर दिखा दी थी, महादेव कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपकी, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश। आगे क्या कहता है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर क्या कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी आंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है, मेघालय, कार्बी आंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से क्या है, अलग हो गया, जिसे आपका मालदा गैप कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो खासी जयंतियाँ क्या है, असम के अंदर। दक्षिण के पठार के पूर्वी जो आपका ये पूर्वी वाला हिस्सा है, ये उधर वाला पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाटें स्थित हैं। इसके पश्चिमी सिरे पर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी सिरे पर आपका क्या है, पूर्वी घाटें स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। यह सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। कंटिन्यू है मतलब लगातार समानांतर। ये भारत के मानचित्र पर थालघाट, बोरघाट और पालघाट की स्थिति ज्ञात करें। इनके बारे में देखियो, जो थालघाट आपका बोरघाट है, देखो इनके बारे में क्या कहता है। मान लो हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका थालघाट के बारे में। थालघाट आपका बोरघाट और पालघाट की स्थिति के बारे में कहते हैं। थालघाट क्या आपके महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित इस दर्रे में मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क गुजरते हैं। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क गुजरते हैं, महाराष्ट्र में है ये। फिर बात आती है बोरघाट दर्रे की। उत्तरी सह्याद्री श्रेणी मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग को जोड़ता है। मुंबई, पुणे, बेलगांव आपका कर्नाटक के अंदर और चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग को जोड़ता है। फिर है पालघाट दर्रा, नीलगिरी तथा अन्नामलाई श्रेणियों के बीच केरल में स्थित इस दर्रे को कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल व सड़क मार्ग इसके अंदर से गुजरते हैं। अब बात आती है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो आपका पश्चिमी घाट था ये वाला, और ये आपका इधर पूर्वी घाट था, पूर्वी तट पर, ये इधर आपका पश्चिमी तट। यह क्या कहता है, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई क्या है, 900 से 1600 मीटर है। यहाँ की ऊंचाई कितनी है, मतलब 6000 मीटर की ऊंचाई है, जबकि इसकी क्या है 900 से 1600 मीटर यहाँ पर ऊंचाई देखने को मिलती है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी जो आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ये अनियमित है, इस तरीके से कंटिन्यू नहीं फैला। और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के अंदर आपकी कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के अंदर आपकी पर्वतीय वर्षा है। मान लो कि माउंटेन है, इस हवा आ रही है, अदर हवाई से टकराकर जब यहाँ पर बारिश होती है, हवा जब ठंडी होगी इसे टकराकर जो अपने मॉइस्चर होगी तो उसको नीचे गिरा देगी, बारिश होगी, हवा फिर गर्म होगी और हल्कियों के ऊपर आगे निकल जाएगी।
आगे क्या कहता है, यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवाओं से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जो पश्चिमी घाट है आपका उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर और नीचे दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, बढ़ती जाती है। इस भाग के जो आपका ये भाग है, इस भाग के कुछ शिखर दिखा रखे हैं आपको, ये देखिए। अनाईमुद्दी 2695 मीटर ऊंची है, जो पश्चिमी आप घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। जबकि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, महेंद्रगिरी 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। सेवराय और जावेदी की पहाड़ियाँ कहाँ आपकी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आगे क्या कहता है, मंडलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, और कोइकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र पर ज्ञात कीजिए। ये आपका तमिलनाडु के अंदर ही है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के अंदर लगते हुए। आगे क्या कहता है, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ काली मृदा, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, आपकी काली मृदा पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल क्या आपकी आग्नेय जो रोग समक आप क्या मिलेंगे आपकी आग्नेय। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है। जब अपर्दन क्या आपका, जब किसी चट्टान के अवसाद टूट जाते हैं वहीं उसी स्थान पर अपक्षय के कारण, और जब हवा और नदी के पानी द्वारा जब उन्हीं अवसादों को दूसरे स्थान पर निक्षेप या जमाव कर दिया जाता है, उसको किसका नाम दिया गया है, अपर्दन का नाम दिया गया है। जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। बहुत अधिक अपरदित तथा खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक और दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। आगे आता हुआ भारतीय मरुस्थल आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराया जाएगा।